राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, एनएमआर की कड़ी में आज एनएमआर इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में शुरुआत करें अपन केमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन से। इससे पहले आप लोग एनएमआर का प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर क्या होता है, केमिकल शिफ्टिंग क्या होती है, शिल्डिंग डिशिल्डिंग क्या होता है, शिल्डिंग कौन क्या होता है और डिशिल्डिंग कौन क्या होता है, पोजीशन क्या होती है और यदि सिग्नल मिल रहा तो कैसे मिल रहा है और टीएमएस क्या है वगैरह वगैरह पे चर्चा कर चुके हो। अब आज बात करेंगे अपन केमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से लिया है। देखिए, ऐसे प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं जिनके सभी प्रोटॉन की एक ही सिग्नल मिलता हो, और ऐसा प्रोटॉन जो केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं जिनके एनएमआर स्पेक्ट्रम में अलग अलग सिग्नल मिलते हो। अगर केमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को किसकी हेल्प से पहचानोगे कि ये फलाना प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, इसका पता आप किसकी हेल्प से करोगे? सिमेट्री एलिमेंट्स की हेल्प से। सिमेट्री एलिमेंट्स ये शो कर देते हैं कि कौन सा प्रोटॉन तो केमिकल इक्विवेलेंट है, कौन सा प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रोटॉन में सिग्मा मीन्स सिग्मा का मतलब समझिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल केमिकल इक्विवेलेंट ऐसे प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे। और यदि ये दोनों एलिमेंट अनुपस्थित है तो उसको कहेंगे अपन डायस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन, और ऐसे डायस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन को अपन कहेंगे केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन दी गिवन एनएमआर स्पेक्ट्रा एक एग्जांपल है, इसमें कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। इसके कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया है, उसमें 3 सिग्नल आ रहे हैं, और आप लोगों से पूछा है कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स डायस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो आप नंबर ऑफ सिग्नल से पता कर सकते हो कितने टाइप के प्रोटॉन है। 3 टाइप के प्रोटॉन, तो 3 टाइप के प्रोटॉन है तभी तो आपको कितने सिग्नल मिले? 3 सिग्नल। तो कितने टाइप के प्रोटॉन होगा? 3 टाइप्स। गोटेड, आगे बढ़िए। वेरी नाइस एग्जांपल, एनिसोल फेनिटोल पढ़ा ना। तो देखिए बेंजीन में मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ रहा है। इसकी बात करते हैं तो इसमें 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 5 प्रोटॉन, तो या 3 प्रोटॉन इसमें है। अब ये बात आती है इनके सिग्नल कितने मिलेंगे। देखिए, यदि मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, ये वाली प्रेजेंट है इसमें, तो आराम से प्रेजेंट है। इसको ये sp3 है, इसको फैला कर देख लेना, आराम से लग जाएगा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको, क्योंकि ये भी sp3 है, इस पर 2 लोन पे है। तो ये और ये केमिकल इक्विवेलेंट हुए, इसलिए इनको मैंने बोल दिया H है। ये और ये भी केमिकल इक्विवेलेंट हुए, इसलिए मैंने इनको बोल दिया HB और ये HC। तो और इसका अलग से, तो मुझे टोटल कितने सिग्नल मिले? नंबर ऑफ सिग्नल 4, यानी कि इसमें 4 प्रकार का प्रोटॉन है। अगर केमिकल इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट देखना नहीं आता तो आप लोग कितने सिग्नल बता देते? इसमें 2 ये 4 1 5 और 6 सिग्नल बता देते, लेकिन सिग्नल कितने मिल रहे? 4। यानी कोई 2 प्रोटॉन क्या हो रहा है? केमिकली इक्विवेलेंट जिनका सेम सिग्नल मिल रहा है। अब आते हैं इसकी पोजीशन, सिग्नल की पोजीशन को क्या कहते हैं? केमिकल शिफ्ट। नोटेड। अब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं इस लोन पेयर को रिंग में भेजूं तो इसमें क्या लग रहा? +m प्रभाव। +m प्रभाव कहाँ काम करता है? ऑर्थो और पैरा, दोनों पोजीशन पे सेम टाइप से काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +m के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? ऑर्थो और एक पैरा पर। ठीक है। अब देखिए, और इसमें ऑक्सीजन का माइनस, जब +2 इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो इसमें पॉजिटिव आया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन पे +4 आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है। इस कारण से इसमें कौन सा काम करने लग गया मॉलिक्यूल में? -IB, परायणिक प्रभाव भी काम करने लग गया। अब परायणिक प्रभाव के बारे में आप जानते हो, डिस्टेंस डोमिनेंट होता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, सो यू कंसिडर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। देखिए, तो -I प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे। किस पोजीशन के काम करते हैं? इसको इप्सो कहते हैं। यहाँ कोई प्रोटॉन से इसको कंसिडर नहीं कर रहे। उसके बाद लगेगा ये मेटा पे और पैरा पे। तो सिग्नल की पोजीशन देखते हैं। अब +m के कारण
ऑर्थो और पैरा पे सेम डेंसिटी है, लेकिन माइनस आई के कारण ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ऑक्सीजन ने खींच ली, इसलिए पैरा के कंपैरिजन में ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या होगी है, कम होगी है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, मेटा, इसलिए सबसे ज्यादा डाउनफील्ड हो जाएगा मेटा। फिर देखिए पैरा ऑर्थो में कंपैरिजन करेंगे तो फिर आएगा कौन, ऑर्थो डाउनफील्ड, अब सबसे ज्यादा अपफील्ड पे कौन आएगा, पैरा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको वीडियो को बार बार देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आओ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए इसके 6 के 6 प्रोटॉन क्या हो गया, केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट हो गया तो इसलिए इनका सिग्नल क्या मिलेगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक सिग्नल प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए क्या है ये, इसका आईयूपीएसी नाम क्या, बताइए, इसका आंसर लिख कर भेजें आईयूपीएसी नाम का, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें प्लेन लगा दूं तो ये प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट और ये मिथाइल ग्रुप भी केमिकल इक्विवेलेंट, इसके कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ सिग्नल बताइए और कुछ एग्जांपल दे। इनमें यहाँ तो पूरा नंबर आते हैं, 0 नंबर आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। अब मैंने दिया 2 ब्रोमो प्रोपीन, इसमें भी देखिए कितने सिग्नल मिलेंगे। अब इसमें ये प्लेन भी एब्सेंट और ये प्लेन भी एब्सेंट, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन अब अलग अलग होंगे और ये 3 प्रोटॉन एक जैसे, इसलिए कितने सिग्नल मिले थे, 3 सिग्नल। अभी जब मैंने बेंजीन की बात करी थी तब 1 सिग्नल मिला था, लेकिन मैंने जाइलिन, कौन सी जाइलिन दी है, पैराजाइलिन, यानी ऑर्थो और इप्सो और पैरा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप जाइलिन। अब देखिए इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, एक तो ये प्लेन प्रेजेंट है और ये प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट इसके और ये वाला पार्ट इसके, यानी चारों प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट हो गए तो इनका एक सिग्नल, इनका अलग अलग सिग्नल। कितने सिग्नल मिलेंगे मुझे, 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। गोटेड। अब देखिए आगे पैराक्लोरोटोलुइन दिया, इसके कितने सिग्नल मिलेंगे, 3 सिग्नल, इसके 3 सिग्नल, इसके 2 सिग्नल मिलेंगे। कितने, 2 सिग्नल, 2 कर लेना, कितने सिग्नल मिलेंगे, इसके 2 सिग्नल। गोटेड। अब देखिए ये पैरा 3 सिग्नल। अब ये एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में प्रत्येक कार्बन क्या है, sp3। तो ये यदि मैं इसमें मोलिकुलर प्लेन लगाऊं, इसको एक खटिया टाइप मानकर मोलिकुलर प्लेन लगाऊं, तो ये सारे के सारे प्रोटॉन एक दूसरे क्या हो गए, केमिकल इक्विवेलेंट का सिग्नल मिलेगा 1। प्रोपेन का देखिए साइक्लोप्रोपेन एग्जाम्पल, इसके कितने सिग्नल मिलेंगे, 4। मैंने सब शो कर रखा है, तो इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, एनालिटिकल ब्रेन का यूज करते हुए, सोचते हुए इनको सोल्व कीजिएगा, रटना मत, रट्टू दिमाग कहीं भी काम नहीं आएगा। अब देखिए इसके बाद आती है बात स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग। इसको अगर एक प्रोटॉन के पास कोई दूसरा केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वो पहले प्रोटॉन को इंटैक्ट करता है, यानी कि उसमें स्प्लिटिंग कर देता है। ये इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे जितना ज़्यादा इंटरेक्शन है इसको पड़ोस में ले सकते हैं, इसमें एक्चुअल में इसको बोल सकते हो आप पड़ोसी का प्रभाव। देखिए जब भी आप एक दैनिक जीवन में देखोगे, जब भी सबसे ज़्यादा असर पड़ोसी का रहता है, एक पड़ोसी के बारे में दूसरे पड़ोसी को सब कुछ पता रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए स्पिन स्प्लिटिंग को पढ़ेंगे। मैंने एक स्मॉल एन लिया, स्मॉल एन क्या है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। उतने ही जितने केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहेंगे उतनी ही उसकी लार्मोर फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही बार वो क्या करेगा, उतने ही बार यानी उतने ही टाइम्स फ्लिपिंग होगी और उतने ही सिग्नल उतनी ही लाइनों में टूट जाएगा। इसका मतलब है स्प्लिटिंग अकर्स बिटवीन न्यूक्लियाई विच हैव डिफरेंट केमिकली शिफ्ट, डेट इज केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियाई उतने में स्प्लिट होता है जितने उसके पास क्या आकर है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल इज ड्यू टू कपलिंग इंटरेक्शन, इनके बीच में क्या होता है, कपलिंग इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन नेबरिंग प्रोटॉन्स एंड इट इज also related to the number of possible spin orientation which these neighbor can adopt।
इसको लेंगे वैसे कोई समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल लेकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने लिया क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में ये इसको मैंने नंबर इन प्रोटॉन को मिथाइल वाले प्रोटॉन को ए दे दिया, मेथिलिन वाले प्रोटॉन को मैंने क्या नाम दे दिया, बी दे दिया। अब देखिए अगर मैं स्पिन ओरिएंटेशन देखूं, ये दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। अगर मैं स्पिन ओरिएंटेशन की बात करूं किसके रेस्पेक्ट में, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ ए को देखो, मैंने ए को देखो किसके रेस्पेक्ट में, बी में, तो तीनों प्रोटॉन की स्पिन एक जैसी सेम हो सकती है, अप या तीनों की डाउन डाउन हो सकती है। यहाँ पर दो अप हो सकते हैं, एक प्रोटॉन डाउन हो सकता है, या दो प्रोटॉन डाउन हो सकता है और एक प्रोटॉन अप हो सकता है। अब दो प्रोटॉन जरूरी है कि लास्ट वाला ही डाउन हो, बीच वाला भी डाउन हो सकता है, या फर्स्ट वाला भी डाउन हो सकता है। इसी प्रकार इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एक ओरिएंटेशन अप अप वाला एक आया और डाउन डाउन वाला 1 आया। दो अप और एक डाउन वाला कितना ओरिएंटेशन मिले मुझे 3, और दो डाउन एक अप वाला भी मुझे कितने ओरिएंटेशन मिले 3। इसलिए कितने में स्प्लिट हो गया, इतने 1:3:1 में स्प्लिट हो जाएंगे। और इसी प्रकार अगर मैं बी की बात करूं तो एक रेस्ट में बी में दो प्रोटॉन है तो दोनों अप हो सकते हैं, दोनों डाउन हो सकते हैं, एक अप दूसरा डाउन, या पहला डाउन दूसरा अप, यानी 1:2:1। अगर मैं दोनों के सिग्नल की बात करूं, मुझे ए और बी दो सिग्नल मिले, लेकिन और स्पिन इंटरेक्शन के कारण सिग्नल वापस फर्दर क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इस स्प्लिटिंग के कारण देखिए सिग्नल बी वाला कितने में टूटा 4 में, और ए वाला कितने में टूटा 3 में। तो इसको 1 ये तो चार लाइन मिली है, 1:3:1, और ए वाले की 3 लाइन मिली है 1:2:1। इसको आपको ऐसे करने पर ये ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम सॉल्व करने के लिए रहता नहीं। तो आप देखिए इसको किसके द्वारा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो है पास्कल ट्राइएंगल। ये बाइनोमियल थ्योरम पर डिपेंड है। देखिए पास्कल ट्राइएंगल बनाने का तरीका, इसको 1 ले लिया, इसके दोनों तरफ वापस 1 लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने 1 लिखा और इन दोनों को जोड़कर कितना का 2 हो गया। तो अगर एक प्रोटॉन तो 1 मिलेगा, दो तो 1:1 में टूटेगा, ठीक है। और ये 1:2:1। और देखिए नेक्स्ट 1:3:3:1, फिर ये 1 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1, फिर ऐसे। तो ये कितने में स्प्लिट हो गया आ गया इस पे। अब देखिए एक एग्जांपल दिया, आइसो टोक्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं इसको आईपीएस नेम के रूप में। अब देखिए ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंट, ये अलग। अब 6 प्रोटॉन का किसके बी के कारण क्या मिलेगा, डबलेट। और इन एक प्रोटॉन का इन दोनों के कारण क्या मिलेगा, एक कारण सेप्टेट। अब सेप्टेट में टूटेगा तो देखिए रेशो पास्कल ट्रायंगल से निकाल लिया, निकालने के बाद कौन डाउन फील्ड अप फील्ड जाएगा उधर बता दिया था। और इसको आप ये सब सोल्व कर सकते हो NMR के लिए n+1 रूल लगाकर, यानी कि पड़ोस में कितने प्रोटॉन हैं उसमें एक और जोड़ दो, उतने में ही वो क्या होगा, स्प्लिट होएगा। और यहीं से आप लोगों का NMR समाप्त हुआ। NMR समाप्त होते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पूरी होगी, जो कि लगभग 15 नंबर की आती है। इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।